प्रीवियस जो लेक्चर था अपना, उस लेक्चर में हमने केपलर्स लॉ पे बात की। एक्चुअली तीनों लॉज को एक एक करके हमने डिस्कस किया। लॉ ऑफ ऑर्बिट, जिसमें ये कहा जाता है कि कोई भी जो प्लैनेट है वो सन के अक्रॉस एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा। सेकंड वन वाज द लॉ ऑफ एरिया, जिसमें ये कहा जाता है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या रेडियस वेक्टर जो है वो इक्वल एरिया ट्रेस करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बड़े अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं इसके। इसमें हम एंगुलर मोमेंटम पर भी बात करते हैं और साथ साथ एरिया के प्रोपोर्शन में टाइम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हमने पिछले लेक्चर में देखे थे। तीसरा जो लॉ था हमारा, उसमें हम ये कहते हैं कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड of orbiting of planet is directly proportional to the cube of semi major radius। ठीक है, तो ये सारी बातें आई होप आपको याद होंगी। ये है फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं आपके? यस सर। यस सर। तो सबसे पहले आज हम कुछ रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं अपने इलस्ट्रेशंस या मॉड्यूल में के जो क्वेश्चंस हैं, पहले उन पर बात करते हैं और फिर उसके बाद टाइम देखते हुए कुछ आगे की चीज़ों को भी हम कवर करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन 42 से शुरू कर रहा हूँ। मॉड्यूल देख लें आप उसको, वहां पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इट इज सेड दैट कि एक सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस हमको गिवन है। एक छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम चाहें तो कुछ ऐसा बता सकते हैं कि ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसमें एक सैटेलाइट घूम रहा है अराउंड द प्लैनेट। वेल, ये एक और बात आ गई यहाँ पढ़ने में हमारे। केपलर के जो लॉज थे वो प्लैनेट्स पर अप्लाई हो रहे थे, तो वो इक्वली सैटेलाइट्स पर भी अप्लीकेबल कराए जा सकते हैं। ठीक है, मोशन सिमिलर तरीके का हम इमेजिन कर सकते हैं वहां पे। तो लेट द प्लैनेट बी एट वन ऑफ द फोसाई एंड दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस on one side, and you may say this as the minimum possible distance, like, and let's imagine that कि ये मोशन ऐसे हो रहा है तो यहाँ स्पीड ऐसी होगी। ऑन द अदर साइड अगर ये घूमते घूमते आ जाता है तो यहाँ पे स्पीड ऐसी होगी। इफ आई से कि मैक्सिमम डिस्टेंस r1 है और मिनिमम डिस्टेंस r2 है, तो ऑन दैट बेसिस हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्पीड है v1 है और यहाँ पर जो स्पीड है वो v2 है। सो लेट्स से r1 is this much, r2 is this much, 0.5। फारदेस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, मतलब v1। ठीक है, तो हमसे ये पूछा है कि नियरेस्ट पॉइंट पर की स्पीड निकालो। बेटा ये बहुत सिंपल सी बात है, आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। जब प्लैनेट ऑर्बिट कर रहा होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम किसी भी दो पॉइंट्स पर जब चेक किया जाएगा तो वो इक्वल निकलेगा मैग्नीट्यूड में। तो हम ऐसे लिखेंगे L1 is equal to L2। Now we have a very simple formula, m v1 r1 is equal to m v2 r2। m फैक्टर कैंसल आउट हो जाता है। v1 एज आई सेड ये वाली वैल्यू लेनी है, दैट इज 5 × 10⁻³ उसका करस्पॉन्डिंग रेडियस 1.5 × 10⁻⁷। v2 हमें फाइंड आउट करना है और r2 जैसे हमें गिवन है दैट इज 0.5 × 10⁻⁷। बस छोटा मोटा कैलकुलेशन यहाँ पे आपको करना है, लाइक ये कट जाएगा, यहाँ से ये भी कटेगा, ये 0.5 और ये 1.53 से कटेगा। और फाइनली अगर मैं इसको सॉल्व करने लग जाऊं तो v2 का आंसर मुझे मिलेगा 15 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था जस्ट टू बिगिन विद। आगे आप सभी की समझ में? यस सर। ओके, लेट्स टेक अनदर सिमिलर yet सिंपल क्वेश्चन टू गो फॉर। अच्छा, आपको ये रिकॉल हुआ एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है? यस। ओके, वेरी गुड। नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज 10⁻13 एंड 10⁻12 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो फिर हमसे ये कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड एंड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द टू प्लैनेट्स। तो बेटा हम ये कहते हैं कि एक जो डिस्टेंस है r1 वो 10⁻13 है
और दूसरा जो करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है R2 वो 10 to the power 12 है, बोथ इन मीटर्स। इसके लिए जो टाइम पीरियड होगा लेट्स से वो T1 है, और इसके लिए जो टाइम पीरियड होगा लेट्स से कि वो T2 है। हमें रेशो निकालना है टाइम पीरियड का, मींस वी आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T1 by T2। केपलर्स के थर्ड लॉ से हम लोग यहाँ पे इजीली काम कर सकते हैं। केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है? T squared L into R cube. बस खत्म हो गई बात। यहाँ पर आप T1 T2 की प्रोपोर्शनैलिटी बनाइए, या मुझे कहना चाहिए रेशो लीजिए T1 T2, लेकिन आपको करना होगा इसका स्क्वायर। उसके बाद यहाँ आएगा R1 डिवाइडेड बाय R2, बट इसका होगा क्यूब। सो लेट्स कंटिन्यू, दिस विल बिकम T1 by T2 स्क्वायर में इज इक्वल टू R1 आ जाएगा 10 to the power 13, R2 आ जाएगा 10 to the power 12, और ये होगा क्यूब। ओके, नाउ इट विल कंटिन्यू लाइक T1 by T2 स्क्वायर में इज इक्वल टू 10 to the power 12, 13 कट करके यहाँ पे बच जाएगा 10 to the power 3। करेक्ट है? सो इफेक्टिवली देखा जाए तो T1 by T2 इन स्क्वायर इज इक्वल टू 1000। करेक्ट? So Yes, sir. take the square root of it, that is T1 by T2 is equal to square root of 1000. So if you understand it quickly, I may write the answer 10 root 10. Done? Yes, sir. Okay, क्योंकि 1000 को मैं ऐसे लिखूंगा 10 into 100, 100 रूट से बाहर ले आऊंगा तो 10 हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट जो है इसका क्लियर हो गया, जहां पे हमें निकालना था टाइम पीरियड का रेशियो। अब दूसरा पार्ट मुझे निकालना है ऑर्बिटल स्पीड, जो वो घूम रहा है ना, तो उसकी स्पीड का रेशियो क्या होगा। सो ये भी काफी सिंपल अप्रोच में सॉर्ट आउट किया जा सकता है। जैसे स्पीड निकालने के लिए देखो, यहां से मैं एक फॉर्मूला लगा लेता हूं। चलो एक और बार इस पर काम करते हैं। द एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट है, तो L1 शुड बी इक्वल टू L2। नाउ दिस L1 will become as mv1 r1 is equal to, on the other side this will become mv2 r2, not m2, m2 नहीं आएगा। अब देखा जाए तो m फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। Just write the ratio v1 by v2 is now equal to r1 by r2। खत्म हो गया, you win this case। v1 by v2 is equal to r1, जैसे हमें बताया ना 10 to the power 13, और r2 कितना बताया 10 to the power 12। तो फाइनली हमें आंसर मिला v1 by v2 is equal to 10, that itself। फिनिश। क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, काफी सिंपल, एकदम एकदम इजी जिसे कहते हैं ना, वैसा क्वेश्चन। एक हल्का सा टफ क्वेश्चन लेता हूँ। हल्का टफ तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा मैथमेटिकल इवैल्यूएशन में इसमें इन्वॉल्व कराता हूँ। तेजी से तो नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी से, मतलब ऐसा लग रहा है आपको? नहीं। ठीक है, चीजें हमें पता है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट मेकिंग द सॉल्यूशन। तेजी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, कोई बड़ा कंसेप्ट ऐसे मैंने आपके सामने नहीं रखा। फिर भी टू प्लैनेट्स, sorry, the planet Neptune travels around the sun with the period of 165 years। ओहो, नेपच्यून का ऑर्बिट कितना बड़ा होगा सोचो, है ना। नेपच्यून का ऑर्बिट इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि उसको एक बार सन के लिए घूमने के, एक बार सन के अक्रॉस ऑर्बिट करने के लिए अर्थ के 165 साल लग जाएंगे। मतलब उतने टाइम में अर्थ 165 बार घूम लेगी, 165 टाइम्स घूम लेगी। शो दैट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज अप्रोक्सीमेटली 30 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। चलिए भाई ठीक है, देखो मानते हैं कि ये नेपच्यून का जो टाइम पीरियड है वो 165 ईयर है। ओके, अब अर्थ का टाइम पीरियड वो तो 1 ईयर होता है। अब नेपच्यून का रेडियस हमें पता नहीं कितना है, और अर्थ का रेडियस मान लेते हैं r है, मतलब अर्थ का ऑर्बिटल रेडियस। तो हमसे ये प्रूव करने के लिए कह रहा है कि नेपच्यून का ऑर्बिटल रेडियस 30 टाइम्स है अर्थ के रेडियस के, ये हमसे एक्सपेक्टेड है। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल रेडियस का क्यूब, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई दूसरी बात करने की जरूरत ही नहीं है। So if I just continue here, I may write नेपच्यून का टाइम पीरियड, अर्थ का टाइम पीरियड, तो स्क्वायर में नेपच्यून का रेडियस
अर्थ का रेडियस क्यूब में, ठीक है। सो यहाँ आपको लिखना होगा 165 डिवाइडेड बाई 1, बट यू जस्ट हैव टू गो फॉर स्क्वायर, इज इक्वल टू Rn अपॉन R क्यूब, ठीक है। अब क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 165, ध्यान से देखना, रेज टू 2/3 इज इक्वल टू Rn, यानी कि नेपच्यून का ऑर्बिटल रेडियस डिवाइडेड बाय R। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 2/3 समझ में आया? आपने नोटिस किया यहाँ की थर्ड पावर मैंने हटा दी ना, तो बाई 3 हो जाएगा ये। यस सर। छोटा सा मैथ्स आना चाहिए बेटा। यस सर। हाँ, अब मुझे आंसर देखो तो ऐसे मिल रहा है, Rn इज इक्वल टू 165 रेज टू 2/3 R, करेक्ट है? Yes, sir. अब हम थोड़ा फंस जाएंगे, हम बोलेंगे यार ये सॉल्व कैसे करें, तो मैं बोलता हूँ यार सॉल्व करते क्यों हो, लिख दो, यही तो पूछा था तो लिख दो, हाँ. आना भी चाहिए, वो आएगा ही, है ना। यस सर। थोड़ा कभी कभी ना चीटिंग कर लेनी चाहिए चीटिंग तो नहीं कह सकते उसे, होशियारी बोलेंगे उसको। लिख दो, खत्म कर दो बात, है कि नहीं? यस सर। ओके, आ रहा है ना सबके समझ में क्या कर रहा हूं मैं? यस सर। Yes, sir. ओके, चलिए 48। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक। देयर आर टू प्लैनेट्स ए एंड बी ट्रैवल काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब ए और बी जो है ना ऐसे चल रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जिसे हम कहते हैं। तो ए भी ऐसे जा रहा है और ये बी भी ऐसे जा रहा है। बड़ा अच्छा सवाल है, देखो ध्यान से। द रेडियाई ऑफ देयर ऑर्बिट्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:4 मतलब अगर हम आर ए और आर बी का रेशियो ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/4। एट सम टाइम दे अलाइंड एज शोन, मतलब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमने ये देखा था कि ये बिल्कुल एक लाइन में अलाइन हो गए हैं, लाइक आजू बाजू में आ गए हैं। आफ्टर सर्टन टाइम प्लैनेट ए कम्स बैक टू इनिशियल पोजीशन, कुछ देर के बाद क्या होता है कि प्लैनेट ए जो है यहाँ पे वापस आ जाता है घूम के। अब हमसे ये पूछ रहा है कि उतने ही टाइम में जब तक ये प्लैनेट घूम के यहाँ आता है बी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब बी कहाँ होगा एक्चुअली, ये सवाल हमसे बना रहा है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा। इसको सॉल्व करने का एक सिंपल अप्रोच ये है कि आप टाइम पीरियड का कंपैरिजन कर लो। एज यूजुअल यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब से काम चलाएंगे। सो हमारे पास सिचुएशन ऐसी होगी कि टाइम पीरियड ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ बी, बट वी विल गो स्क्वायर and on the other side we have to write RA divided by RB, but इसका हमें करना है क्यूब। तो अब टाइम पीरियड ऑफ A डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ B, ठीक है, तो ये आया स्क्वायर में। अब RA बाई RB तो 1/4 है, तो ये हो गया 1/4 का क्यूब। नाउ वी विल कंटिन्यू, टाइम पीरियड ऑफ A डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ B इज इक्वल टू 1 का क्यूब कितना होगा? 1. वो तो 1 हो जाएगा, लेकिन 4 का क्यूब कितना होगा? 64. 64. वेरी गुड, तो ये हो गया 64। अब मुझे क्या करना है बच्चों, ये जो स्क्वायर है ना यहाँ से हटा देना है, ठीक है। आई जस्ट वांट टू रिमूव दिस स्क्वायर। तो ये पूरे इक्वेशन का मुझे स्क्वायर रूट कर लेना चाहिए। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर देता हूं तो दैट विल बिकम TA डिवाइडेड बाय TB इज इक्वल टू, ध्यान से देखो तो 1/8, करेक्ट है? Yes, sir. इसका Yes. मतलब जानते हो, इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड ऑफ B इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ A। यस सर। Yes. विच मीन्स के B अगर अपना एक राउंड पूरा करता है, B ने अगर अपना एक राउंड पूरा किया तो उतने एग्जैक्ट उतने टाइम में A कितने राउंड पूरे करेगा? 8 round. 8 राउंड पूरे करेगा, बिल्कुल सही। लेकिन क्वेश्चन में हमको जरा उल्टा दिया है उसने। उसने बोला कि A ने एक राउंड पूरा कर लिया तो उतने टाइम में B कितने पूरा करेगा? 1/8।
1/8 समझते हो? 1/8 समझ रहे हो? देखो डायग्राम पे अच्छे से ध्यान देना। ये बी का ऑर्बिट है, ठीक है, बाहर जो है ना। अब मैं इस पे कुछ ब्लू निशान लगा रहा हूं, देखना क्या ये 1/4 हो गया, हाफ, 3/4 फुल, है ना। यहां से अगर बी निकलता है, मान लो यहां पहुंचा, तो हम ऐसे बोलेंगे ना 1/4 मूव किया, हाफ मूव किया, 3/4 मूव किया और फुल 1 राउंड पूरा हो गया, करेक्ट। Yes, sir. sir. तो अगर मैंने और 1/4 को भी आधा किया, तो ये जो मूवमेंट है ये कहलाएगा 1/8, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. 1/8 कहलाएगा ये, 1/8 पूरे जो ऑर्बिट है उसका ये 1/8 कहलाएगा। अब ध्यान से समझना, बी अगर एक चक्कर पूरा करता है, सोचना जरा, तो उतने टाइम में एज पर दिस डिस्कशन ए कितने चक्कर पूरे करेगा? 8. 8. 8। लेकिन उल्टा सोचो, उल्टा सोचो, अगर इस हिसाब से उल्टा सोचो, TA इज इक्वल टू 1/8 ऑफ TB ना। हाँ. Yes, sir. तो ए ने अगर एक राउंड पूरा किया, ए ने अगर एक राउंड पूरा किया, तो बी कितना करेगा? हाफ, 1/4, क्या कितना? 1/8, है ना। 1/8. 1/8, 1/8 मतलब बी यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, समझे ना बात को। हाँ, sir. अगर बी यहां आता है तो इसकी एंगुलर पोजीशन निकालना बहुत आसान है, 45 डिग्री। Yes, sir. 90 तो इधर होगा ना इसका, 90 का भी आधा 1/8 मतलब, समझे नहीं समझे? समझे सर. वेरी गुड। Yes, बाकी sir. स्टूडेंट्स कुछ आंसर नहीं कर रहे हैं, बाकी के अपने? हाँ सर समझ. Yes, sir. समझो sir. ओके, वेरी गुड। तो इसमें थोड़ा सा हमको लॉजिक लगाना है, वैसे देखा जाए तो मैं कोई इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, मैं निकाल भी सकता हूँ, और एंगुलर वेलोसिटी वगैरह की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करके, डिस्प्लेसमेंट वगैरह लेके निकाला भी जा सकता है, नो इश्यूज। बट बेटर ये होगा कि हम इसको लॉजिकली समझें। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि नहीं, मुझे आप बाई फॉर्मूला बताओ, ठीक है, तो थोड़ा सा हमको सर्कुलर मोशन वाले कंसेप्ट पता होने चाहिए, जो कि अभी हमारे कंप्लीट नहीं है। सर्कुलर मोशन तो हमें एज पर आवर सिलेबस 12th में पढ़ना है ना, या इन बिटवीन हम लोग 11th में कहीं स्टार्ट कर लेंगे। उसके उतने डिटेल्स नहीं आते हैं। हाँ, बस छोटा मोटा हम लोग जानते हैं सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह चाहिए, डिटेलिंग हमें पता नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली कैसे निकाला जाता है वगैरह, इसलिए मैं थोड़ा लॉजिकली ले रहा हूँ इसको। तो क्या आंसर आएगा? फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट बी। यस। 1/8. नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बेटा, आपको एंगल में बताना पड़ेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट बी का आंसर आएगा, या तो तुम कह लो 45 डिग्री, या तुम कह लो π/4 रेडियन। ओके, इधर में तुम बोल सकते हो। Okay, sir. ओके, चलिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। टफ है, कोशिश करें, हिम्मत करेंगे, निकाल लेंगे। टफ है थोड़ा सा, एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन बहुत टफ है। सपोज अर्थ्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड द सन सडनली स्टॉप्ड। ठीक है, अब ये अपने आप में ही डरावना है ना, कि अर्थ ऑर्बिटिंग करना ही बंद कर देती है। तो पहले तो ये देखो कि मामला फिलहाल क्या चल रहा है। तो चलो रफली एक सर्कुलर ऑर्बिट से उसको समझने की कोशिश करते हैं रफली। तो ये अर्थ का ऑर्बिट है और ये बीच में सन है, इमेजिन करते हैं दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ, यू में से ऐसे ये ऑर्बिट करती जा रही है। अब सन और अर्थ की ऑर्बिट का अपना एक रेडियस है, वो रेडियस हम फिलहाल कॉल कर लेते हैं r। ओके, दैट रेडियस विल ट्राई टू कॉल इट एज r। ये अर्थ ऐसे हिसाब से यहाँ पे घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। नेचर ने उसको वहां पे अपना पोजीशन दे दिया है और वो अर्थ अपने हिसाब से ऑर्बिटिंग कर रही है। बट हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं, जिसमें हम ये क्लेम करते हैं या हम ये इमेजिन करते हैं कि अर्थ का ये ऑर्बिटल मोशन रुक जाता है। ठीक, तो जब अर्थ का ऑर्बिटल मोशन रुक जाएगा ना, तो क्या होगा कि सन और अर्थ
के बीच में ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो है उसकी वजह से अर्थ सीधे सन में आके डंप हो जाएगी, गिर जाएगी जाके। समझ रहे हो बात? क्योंकि मोशन कंटिन्यू है तो वो मेंटेन हो रहा है, लेकिन अगर मोशन बंद हो गया तो अर्थ सीधा नीचे गिर जाएगी। बात समझे आप? हाँ सर। Yes. लेकिन अर्थ का गिरना जो है ना वो ऐसा स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। अर्थ जो गिरेगी वो ऐसे हल्का सा इलिप्टिकल पाथ में गिरेगी, ऐसे आके नीचे गिर जाएगी, लाइक दिस। दिस इज हाउ अर्थ इज सपोज टू फॉल डाउन इन द अर्थ। अब हमसे क्या पूछ रहा है पता है? व्हाट टाइम विल अर्थ टेक टू फॉल इनटू सन? अर्थ यहाँ सूरज में गिरने को कितना टाइम लेगी? अब ये भयानक सवाल निकला अपने आप में देखा जाए तो। अब हमें क्या पता है यार कितना टाइम लेगी? क्वेश्चन समझ में आया आपको? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ चूंकि क्वेश्चन इमेजिनरी है तो हम भी एक इमेजिनेशन कर लेते हैं, और वो इमेजिनेशन हम ये करते हैं कि अर्थ का रुकना तो मतलब उसका जो घूमना है वो रुक गया, ठीक है, अर्थ ऐसे गिर गई है या गिरने वाली है, तो लेट्स इमेजिन कि अर्थ ऐसे गिर के घूम के वापस आ जाती है। लेट्स इमेजिन कि ऐसे अर्थ गिरती है और घूम के वापस आ जाती है। वीडियो रिकैप हो जाता है उसका, लाइक इमेजिनेशन समझ में आया आपको? हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. क्योंकि अर्थ प्रैक्टिकली तो गिर जाएगी नो डाउट, लेकिन हम ऐसे इमेजिन करते हैं, ये खुद सिचुएशन भी तो इमेजिनरी है, इसलिए हमने भी इमेजिन कर दिया। भाई तुम इमेजिन कर रहे हो तो हम भी एक बात इमेजिन कर लेते हैं कि अर्थ गिरती जरूर है लेकिन गिर के ऐसे और घूम के वापस आ जाती है। तो ये फर्दर पाथ जो है मैं ऐसे डॉटेड लाइन निकालता हूँ, ये अर्थ घूम के ऐसे मान लो वापस आ गई। तो देखा जाए तो ये भी अपने आप में एक छोटा सा ऑर्बिट बनता है ना। यस सर। यस सर। और इस ऑर्बिट का अपना एक रेडियस माना जाएगा, अपना एक रेडियस बनाया जा सकता है। अगर मैंने इस ऑर्बिट का रेडियस यहाँ सेंटर मान के बना दिया तो ऑब्वियस बात है बेटा, ये रेडियस मैं बना दूंगा r/2। यस सर। r है यहाँ से यहाँ टोटल तो r/2। अब देखो अर्थ अगर ऐसे घूमती है इस तरीके से तो उसका अपना टाइम पीरियड है नो डाउट, और वो टाइम पीरियड है 1 ईयर, यानी कि आप कह सकते हो 365 डेज। और इस टाइम पीरियड का एक करस्पॉन्डिंग रेडियस है r। लेकिन अगर अर्थ ने घूमना बंद कर दिया वगैरह 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 की हाइपोथेटिकल बातें, और अर्थ ऐसे गिर जाती है, तो मैं इमेजिन कर रहा हूं कि ये और ऐसे घूम के वापस आती है, तो ये एक अपना ऑर्बिट बनाएगी इस तरीके से, और इस ऑर्बिट का अपना कुछ टाइम पीरियड होगा जिसे मैं फिलहाल तो कॉल कर देता हूं t', जो हमें पता नहीं है कितना है, और इसका जो करस्पॉन्डिंग रेडियस है वो है r/2। अगर मैं ऐसे इमेजिन करने लग जाऊं कि अर्थ गिरती है फिर घूम के वापस आ जाती है, फिर गिरती है फिर घूम के वापस आ जाती है, अगर मैं ऐसे इमेजिन करूं तो रेडियस तो r/2 हो जाएगा, और टाइम पीरियड तो मुझे पता नहीं है कितना है। ठीक, ओके। अब आप बेटा यहाँ पे भी केपलर्स लॉ लगा दो, वही अपना पुराना वाला केपलर्स लॉ, जिसमें आप बोल दो कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस। तो आपके पास एक है t', दूसरा है t, आप करें इसका स्क्वायर। एक रेडियस है r/2, दूसरा रेडियस है r, आप करें इसका क्यूब। तो यू में गेट t'/t इज इक्वल टू r कट गया, दिस विल बिकम 1/2 का क्यूब। करेक्ट है? ऑफ कोर्स यहाँ आना चाहिए स्क्वायर। Square. तो t'/t इज इक्वल टू 1/2 का क्यूब करोगे तो 1/8 आ जाएगा। सही जा रहे हैं? यस सर। Yes, sir. अब इसका स्क्वायर रूट कर दो बेटा, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ जाएगा t'/t इज इक्वल टू 1/, बोले? 4√2. हाँ 2√2, नहीं. 2√2, ठीक है, इट्स ओके। तो ये जो 8 है ये तो 2√2 बन जाएगा। यस सर। फाइनली हमें मिला क्या? फाइनली हमें ये मिला कि t' इज इक्वल टू 2√2t। बट यू टेल मी व्हाट इज t? 1 ईयर है ना, मतलब t' इज इक्वल टू 2√2 ईयर। व्हाट द पॉइंट? यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन बेटा ध्यान से पढ़ो, व्हाट टाइम विल अर्थ टेक टू फॉल इनटू द सन। मतलब यहां से खाली ये गिरने का टाइम कितना है ये पूछ रहा है। हमने क्या टाइम निकाला?
हमने बोला कि गिर के वापस आने का टाइम इतना यस सर। है ना? बात समझ रहे हो? हाँ सर। हमने जो टाइम निकाला वो गिर के वापस आने का निकाला। हाँ सर। Sir, T is equal to 2 root 2 T dash. कुछ गलत हुआ ऐसा? नहीं, मैंने शायद यहाँ रिवर्स लिखा। ये मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए। देखो ना, ये रिलेशन रीअरेंज करने में मैं गलती कर गया, मुझे हिट हुआ। टाइम ज्यादा कैसे लग रहा है? टी डैश इज इक्वल टू, ऐसे लिखो, टी डैश इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय 2 रूट 2। करेक्ट है? यानी कि टी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 2 ईयर। आप सही आया बच्चा? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ये रीअरेंजमेंट में मैंने गलती कर दी थी। तो समझ ही आया कि ये जो टाइम हमने निकाला ना, ये पूरा नीचे गिर के फिर वापस आने का टाइम है, ऐसे ऑर्बिट करने का टाइम है। हमसे क्या पूछा गया है कि अगर अर्थ ने घूमना बंद कर दिया तो गिरने को कितना टाइम लेगी? मतलब कैसे निकालोगे, सोचो। उसका हाफ। Half. हाँ, वेरी गुड, शाबाश, बहुत ध्यान दे के सुन रहे हो, अच्छी बात है। सो सिर्फ नीचे गिरने का टाइम अगर मैं निकालता हूं ना, तो जो भी तुमने टी डैश निकाला है उसका तुमको हाफ करना पड़ेगा। वेरी गुड। क्योंकि ये जो टी डैश हमने फाइंड आउट किया है, ये पूरा गिर के वापस आने का निकाला है ऑर्बिट के हिसाब से। हमें तो खाली गिरने का टाइम निकालना है, वापस आने का तो नहीं निकालना है। तो यू मे गेट द आंसर बाय डूइंग द हाफ ऑफ इट। इसका हाफ कर देते हैं, तो दिस विल बिकम t इज इक्वल टू टी डैश की जगह आ गया 1 अपॉन 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय ये 2। देयरफॉर t इज इक्वल टू 1 अपॉन, एक्सपेक्टेड आंसर आ गया 4 रूट 2 ईयर। व्हाट द पॉइंट? यस Yes, सर। sir. अब थोड़ा सा हम चाहेंगे कि इसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू में हम कैलकुलेट कर लें। सो t इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू रूट 2 का मतलब होता है 1.41। 1.14। तो इसे निपटाते हैं तो ये कितना बनेगा? 1.16 4 5 16 और ये 4 मतलब 5, 1.5656। ठीक है, सॉरी 1 अपॉन 5.656। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा आंसर? 0.176. 0.176। गेट इट एग्जैक्ट। हाँ, 176 ईयर। मतलब 0.176 ईयर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। हाँ, अब मैं इसके डेज में भी कितना है वो भी निकाल सकता हूं। डेज निकालते हैं, थोड़ा टाइम दे देते हैं। चलो आओ कैलकुलेशन में। देखो, अगर 1 ईयर होता है तो उसमें होते हैं 365 डेज अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मुझे निकालना है कि 0.176 ईयर है तो उसमें कितने डेज हैं। डी लिख देता हूं, चलो तो बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई। Cross will multiply. be equal to 0.176 multiplied by 365. What answer you are suggesting? 64. Around 64 days. अब थोड़ा न्यूमेरिकल पढ़ के समझ के मजा आएगा। मतलब अगर अर्थ ने घूमना बंद कर दिया, ये घूमना बंद कर दिया, तो पहले तो ये कि अर्थ जाके सन में डंप हो जाएगी, गिर जाएगी, अंदर जाके कोलैप्स हो जाएगी। उसमें भी कितना टाइम लगेगा? 64 days. 64 डेज, यानी कि अबाउट नियर अबाउट 2 मंथ्स, 2 महीने लगेंगे यहाँ जाके गिरने के लिए तकरीबन। समझे? आप सॉल्यूशन बनाया कैसे, देखो जरा, समझ लो इस बात को कि कैसे हमने इस पूरे सॉल्यूशन को मैनेज किया है। इंटरेस्टिंग है ना? यस सर। सिंपल है एकदम। सर वो रेडियस r/2 कैसा है? हाँ, रेडियस r/2 कैसा है? देखो, पहले मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि अर्थ ऐसे आउटर एक्चुअल ऑर्बिट में घूम रही है। हाँ। ठीक है, तो इसका रेडियस तो r है ना? हाँ। ठीक है, तो यहाँ भी गिनोगे तो r ही होगा ना? हाँ। ठीक है, ऑर्बिट का अब रेडियस ये आर ही रहता। ऑर्बिट करना बंद करते हैं
जैसे ही ऑर्बिट करना बंद करते ही ये नीचे गिरेगी, ऐसे नीचे आके गिर जाएगी। तो मैंने एक इमेजिनेशन ये किया कि अगर ये नीचे गिर के दोबारा पलट के वापस आ जाती है, ऐसे इमेजिन किया मैंने, और ये सोचने लग गया मैं कि अर्थ ऐसा बार बार करती है, तो यहाँ एक छोटा सा ऑर्बिट तैयार हो जाता है। हाँ हाँ अब इसका सेंटर यहाँ होगा, ये जो छोटा ऑर्बिट पिंक वाला बना, इसका सेंटर यहाँ होगा। इसके सेंटर से यहाँ तक निकालूंगा तो टोटल जो रेडियस है उसका तो आधा ही होगा ना, हाँ इसलिए रेडियस r/2 है। ओके, Yes, sir. तो ये कुछ अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस थे जो पिछले लेक्चर में हम ले नहीं पाए थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अभी एक थ्योरेटिकल डिस्कशन मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं करूंगा, बट मैं आपको लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। थियरी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट्स काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी यहाँ से आगे हम सैटेलाइट के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। ओके, सैटेलाइट की लॉन्चिंग से लेके उसकी वेलोसिटीज, टाइम पीरियड्स, एनर्जीज एंड लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स वी आर सपोज्ड टू डील विद द सैटेलाइट। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम सैटेलाइट किसे कहें। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है सैटेलाइट की। कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के अक्रॉस रिवॉल्व करता है, ठीक है, कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट जो किसके अक्रॉस रिवॉल्व करता है, प्लैनेट, सन नहीं, प्लैनेट। प्लैनेट मतलब सिंपल अर्थ, मार्स, जुपिटर, प्लूटो, कोई भी प्लैनेट। प्लैनेट के अक्रॉस ऑर्बिट करने वाले ऑब्जेक्ट को हम कॉल करते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट बेसिकली दो टाइप के हम लोग बनाते हैं, मतलब ब्रॉड कैटेगरी के अंदर अगर हम देखें तो हम दो टाइप्स में उसको बांटते हैं। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट और दूसरा नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट, अब नेचुरल सैटेलाइट तो बताने की जरूरत भी नहीं होगी मुझे। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है? Moon. सिंपल, क्योंकि मून एक ऐसी बॉडी है जो अर्थ के अक्रॉस बार बार बराबर चक्कर लगाते रहती है, तो हम ये कह सकते हैं कि मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ओके, सिंपल एक्सप्लेनेशन है ना, बहुत ज्यादा इस पर बात करने की जरूरत नहीं है, टाइम भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात आपको? हाँ सर। यस सर। तो नेचुरल सैटेलाइट्स जो हैं वो नेचुरली एग्जिस्टिंग बॉडीज होंगी जो प्लैनेट्स के अक्रॉस में घूमेंगी। अब जैसे हम लोग सुनते हैं ना, किसी किसी प्लैनेट के अक्रॉस 4-4-5-5 मून्स हैं, 10-10 मून्स हैं एंड सो ऑन। अब हमारे लिए अर्थ के हिसाब से देखेंगे तो एक ही मून है, तो वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। अब बात होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मतलब ऐसी मशीन या ऐसी बॉडीज जो हम बनाएंगे, मैन मेड होंगी, और हम इन्हें जानबूझकर इंटेंशनली किसी पर्पस के लिए अर्थ या प्लैनेट के अक्रॉस रिवॉल्व कराएंगे, ताकि हम ऊपर से तस्वीरें ले सकें, कम्युनिकेशन की सिग्नल्स भेज सकें, मोबाइल की रेंज भेज सकें, टीवी के लिए इस्तेमाल कर सकें, रास्ता देखने के लिए इस्तेमाल कर सकें, वेदर इंफॉर्मेशन के लिए, क्लाउड्स वगैरह बारिश आएगी नहीं आएगी ये समझने के लिए इस्तेमाल कर सकें, मिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो हमारी जैसी नीड है उस हिसाब से हम लोग सैटेलाइट ऊपर लगाते हैं, और ये हम बनाते हैं, इंसान बनाता है, मैन मेड होता है, इसलिए हम इसे कॉल करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब इन सब में जो सबसे काम का सैटेलाइट है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये चीजें आप अच्छे से याद रखेंगे, उसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कौन सा सैटेलाइट? जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी का सीधा सा मतलब होता है ज्योग्राफिकली स्टेशनरी सैटेलाइट। पहले तो मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं। देखिए, ये अर्थ है, मान लें ऐसे, लाइक दिस। अर्थ अपने एक्सिस के अक्रॉस ऐसे वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। इसके इक्वेटर पर मैंने एक सैटेलाइट लगा दिया, लाइक दिस। ये सैटेलाइट लगाया गया मान लो, और ये सैटेलाइट भी बराबर इसी तरीके के ऑर्बिट में घूम रहा है, लाइक दिस। ओके, अर्थ के सेंटर से ये कुछ दूरी बनाया हुआ है, और वो भी वैसे ही घूम रहा है जैसे अर्थ घूम रही है, और एग्जैक्टली 24 आवर्स का टाइम पीरियड वो भी फॉलो कर रहा है। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, मान लो ये सैटेलाइट है, मेरा पेन, ये हाथ, ये दोनों बराबर आमने सामने आमने सामने आमने सामने ऐसे ही घूम रहे हैं, तो हमेशा ये एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे। Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. इसकी घूमने की स्पीड और इसकी घूमने की स्पीड भी सेम है। ये देखो, लाइक यहां से शुरू करता हूं मैं, ऐसे 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 ऐसे, दिखा?
हाँ सर। इट विल ऑलवेज अपीयर इन फ्रंट ऑफ अस, क्योंकि उसकी जो घूमने की स्पीड है और अर्थ की रोटेशन की जो स्पीड है वो एग्जैक्टली सेम है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकली स्टेशनरी, सामने दिखेगा हमेशा, ऐसे मानो जैसे रुका हुआ है। और बहुत काम का सैटेलाइट है। हमारे पूरे मोबाइल के सिग्नल्स, वेदर की इंफॉर्मेशन, गूगल मैप्स, ठीक है, नेविगेशन के सारे रास्ते बताने की सारी इंफॉर्मेशन, टीवी के सिग्नल्स पूरे, ठीक है, मिलिट्री पर्पसेस के लिए इसका बहुत काम होता है। और इसका फंडा बड़ा सिंपल है, हमेशा अर्थ के एक पर्टिकुलर लोकेशन के सामने रहना, जहां उसको लॉन्च किया है वहीं रहना चाहिए उसने, हमेशा हट के इधर उधर नहीं जाना चाहिए। मानो जैसे हमारे सामने वो रुका हुआ है और हमारे साथ ही चल रहा है, ऐसे, बिल्कुल ऐसे, लाइक दिस। ओके, आमने सामने ही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कौन सा सैटेलाइट बोलते हैं हम इसको, Geostationary. जियो स्टेशनरी। और दूसरे नाम भी हैं इसके, और दूसरे नाम जैसे कि हम इसको कॉल करते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, क्योंकि इसका पर्पस ही कम्युनिकेट करने के लिए है। एक और नाम है इसका पार्किंग सैटेलाइट, एक और नाम है इसका जियो सिंक्रोनस Geosynchronous. सैटेलाइट, ऐसे अलग अलग नाम है। फंडा बड़ा सिंपल है, अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में सैटेलाइट को लॉन्च करो, ठीक है, प्रोजेक्ट करो वहां पे, और एग्जैक्टली सेम स्पीड से घुमाओ, जितनी स्पीड से अर्थ घूम रही है उतनी स्पीड से घुमाओ, यानी कि एग्जैक्टली सेम टाइम पीरियड में घुमाओ। अब अर्थ का टाइम पीरियड घूमने का 24 घंटे है, तो सैटेलाइट का भी 24 घंटे ही, 24 आवर्स। आई बेटा बात समझ में, 24 sir. आवर्स। Yes, sir. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से कभी भी न्यूमेरिकल आया, न्यूमेरिकल आएंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वाले, तो कभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। खाली फॉर्मूला लिखो, डेटा अंदर पुटअप करो और आंसर वही लिखो जो स्टैंडर्ड है, क्योंकि वो चेंज तो होने वाला नहीं है, क्योंकि नाम ही बोल रहा है जियो स्टेशनरी, मतलब उसे वैसा ही होना चाहिए जैसा कि प्रोजेक्टिंग कंडीशन के हिसाब से हो। पहला जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो सोवियत यूनियन, यानी कि आज का जो रशिया है, उन्होंने लॉन्च किया था। उसका नाम था स्पुतनिक, एंड दैट वाज इन द ईयर 1957। शॉकिंग है ना, सरप्राइजिंग, 1957। Hmm. टाइम पीरियड कितना, 24 आवर्स। सेकंड्स में निकालेंगे तो 86400 सेकंड्स, ये कुछ ऐसे निकला है। 24 आवर्स का मतलब होता है 24 घंटे, 24 घंटे में हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही नंबर आएगा, 84600 सेकंड्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल रेडियस है, मतलब ये चीज, ये देखो मैं इसको पिंक लाइन बना रहा हूं, ध्यान से देखो, ये वाली चीज ऑर्बिटल रेडियस, जिसको मैंने थिक कर दिया आपके सामने, ये कितना होता है, 42,000 किलोमीटर। इमेजिन कर रहे हो हाइट, 42,000 किलोमीटर, 42,000, 42,000 किलोमीटर ऊपर तक सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते हैं, वहां घूम रहा होता है, हमारे टीवी के सिग्नल्स वहां से आ रहे हैं 42,000 किलोमीटर। और अगर सरफेस से उसकी हाइट हमने गिनी, यानी कि ये सरफेस है, यहां से हमने इसकी हाइट गिनी, तो खाली अर्थ का रेडियस माइनस कर दो। हम जानते हैं अर्थ का रेडियस होता है 6,400 किलोमीटर, तो 42,000 में से तकरीबन 6,000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 36,000। समझ रहे हो बात? Yes, sir. फर्दर मोर हम ये देखते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल स्पीड है, जो उसकी घूमने की स्पीड है, वो नियर अबाउट 3 किलोमीटर पर सेकेंड है। यूनिट की तरफ ध्यान दो, किलोमीटर पर सेकेंड है वो, मीटर पर सेकेंड नहीं है। किलोमीटर, एक सेकंड में तकरीबन 3 किलोमीटर भागेगा सैटेलाइट रैपिडली, और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है 7.3 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकंड, यानी कि ये ओमेगा। और इसका पर्पस बड़ा सिंपल है, कम्युनिकेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसी रेंज में एक और सैटेलाइट आता है, उसे हम कहते हैं पोलार सैटेलाइट। Oh, पोलार सैटेलाइट क्या बोलेंगे उसको, polar. पोलार सैटेलाइट। पोलार सैटेलाइट जो है वो ऐसे पोल टू पोल ऑर्बिट में घूमेगा ऊपर से ऐसे, लाइक दिस। ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है ये इक्वेटोरियल ऑर्बिट में घूमता है यूजुअली, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमता है। पोलार सैटेलाइट ऐसे ऊपर नीचे पोल टू पोल घूमेगा, लेकिन वो भी पूरी अर्थ को ही कवर करता है। पोलार सैटेलाइट को लो अल्टीट्यूड सैटेलाइट भी कहा जाता है, लाइक उसकी जो हाइट होती है ना वो बहुत कम होती है। मैंने एक रेंज दे रखी है यहाँ पे, 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर, बस बहुत कम, ऐसे नहीं 36 हजार किलोमीटर वाली हाइट नहीं, थोड़ी सी 500 800 1000 किलोमीटर के अंदर। और पोलार सैटेलाइट का काम ये होता है कि वो
वेदर इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, सर्वे करने के लिए, मैप्स बनाने के लिए, टोपोग्राफी जानने के लिए, मतलब कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदी है, ये वो सारी चीजें ये अच्छे से कवर कर लेता है। ठीक है, और ये रैपिडली, तेजी से बार बार चक्कर लगाता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट अर्थ का चक्कर कभी नहीं लगा पाएगा, सोचिए क्यों? सर उसके साथ Speed घूम रहा same. हाँ, वेरी गुड, उसके साथ घूम रहा है तो उसका चक्कर नहीं लगाएगा वो, तो वो खाली कम्युनिकेट करने के लिए चाहिए। देखो, कम्युनिकेट का मतलब भी तो लॉजिकली समझो, दो आदमी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आमने सामने होंगे ना, हमेशा बात कर रहे हैं अगर दो लोग तो आमने सामने बैठेंगे ना, कि एक भाग रहा होता है और Yes, वैसे ही sir. उसके पीछे दूसरा आदमी भी भागते Yes, भागते बात sir. करेगा, कि ऐसे तो नहीं होगा ना। तो दोनों को साथ साथ चलना है, दैट्स व्हाई इट इज सेड एज कम्युनिकेशन, हमेशा आमने सामने रहना चाहिए। ये पोलार का मकसद ऐसा नहीं है। पोलार मेनली जो वेदर इंफॉर्मेशन पोलार को निकालनी होती है ना, सैटेलाइट, पोलार सैटेलाइट को, वो वेदर इंफॉर्मेशन के लिए यूजफुल है। तो उसके लिए उसको हर 2-3 घंटों में अर्थ का एक चक्कर लगाना पड़ेगा, तेजी से घूमना पड़ेगा। हर 1-2-3 घंटों में, हर 1-2-3 घंटों में वो अर्थ को पूरा पूरा कवर करता रहेगा, और वो अर्थ की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें बताता रहेगा कि कहाँ क्या चल रहा है। आई हैव ऑल्सो पुट सम यूजेस ऑफ सैटेलाइट, यू कैन गो थ्रू इट, आप इसको पढ़ सकते हो ठीक ठाक, तो आप इसको अच्छे से अपने लेवल पर पढ़ लें, याद कर लें। ये चीजें 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है ट्रांसमिशन टेलीविजन के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, और ब्रॉडकास्टिंग के लिए, चाहे वो रेडियो सिग्नल्स हों या टीवी के सिग्नल्स हों, नेविगेशन के लिए, जियो पोजिशनिंग या गूगल मैप बनाने के लिए, ऐसे समझ लीजिए, इवन मिलिट्री पर्पसेस के लिए, सेलेस्टियल डेटा कलेक्ट करने के लिए, किसी दूसरे प्लैनेट की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, सन की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, साइंटिफिक जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके लिए हम सैटेलाइट्स का यूज कर सकते हैं। तो ये अपने हिसाब से, अपने दिल में, अपने ख्याल में जो भी आया, आप एग्जाम में उसका आंसर उतार सकते हो। सो दिस इज जस्ट सम बेसिक्स रिगार्डिंग सैटेलाइट। अगली क्लास में हम इसके डिटेलिंग पर बात करेंगे, जैसे कि सैटेलाइट को कैसे लॉन्च किया जाता है, सैटेलाइट को लॉन्च करने के स्टेप्स क्या होंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी किसे कहेंगे, एस्केप वेलोसिटी किसे कहेंगे, लॉन्चिंग में क्या क्या हो सकता है, क्या सैटेलाइट गिर सकता है, क्या क्या अर्थ को छोड़ के ही बाहर चला गया, ऐसा हो सकता है क्या। तो होपफुली हम अगली क्लास में इन सब बातों पर डिस्कशन करेंगे। सो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफी है।